हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, सादर नमन और राम राम बेटा। मेरा नाम अनु शर्मा है और मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आज के मेरे इस पॉडकास्ट के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड एंड इंटरेस्टिंग वे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। देखिए, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हैं पर्टिकुलरली, उनके शरीर के अंदर तरह तरह के वेस्ट जो है वो जमा होते रहते हैं। ये वेस्ट या तो हम खाते हैं, बहुत ज्यादा अगर खा रहे हैं, एक्सेस इंजेक्शन कर रहे हैं तो सेल के अंदर या बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे कि एक्सेस सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एक्सेस ऑफ द फॉस्फेट आयन्स, दे हैव टू बी क्लियर्ड फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी। सिमिलरली हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। हमारे जितने भी बिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन शो कर रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान ये तरह तरह के वेस्ट बनाते हैं, तरह तरह के वेस्ट, जैसे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। भाई साहब, इनको भी शरीर से बाहर साफ करना पड़ेगा, इनकी सफाई करनी पड़ेगी, तो तभी आपका जो ब्लड का पीएच है और आपका जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहेगा और आप काम कर पाओगे, आप जिंदा रह पाओगे। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं वो तीन प्रकार के, मेटाबॉलिक वेस्ट पर्टिकुलरली तीन प्रकार के। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं उनके दौरान बनते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सबसे पहले है अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक एसिड। भाई साहब, जो अमोनिया है वो सबसे ज्यादा जहरीला है। जितना ज्यादा जहरीला है ये, उतना ज्यादा पानी लगेगा इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए। जो एनिमल पानी में रहते हैं वो जनरली प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया, क्योंकि जितना मर्जी पानी शरीर से बाहर निकाले कोई टेंशन नहीं है, पानी में ही रह रहे हैं, ले लेंगे और अंदर। मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट्स, दे आर अमोनोटेलिक। उसके बाद आता है यूरिया और यूरिक एसिड। जैसे ही एनिमल्स पानी से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में गए, इनको जरूरत पड़ी शरीर के अंदर का पानी कंजर्व करने की, कि इन्होंने बोला कि हम तो जमीन में आ गए भाई, अगर हम ज्यादा पानी शरीर से बाहर निकालेंगे तब तो हम मर जाएंगे। सो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द फॉर्मेशन ऑफ लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिया एनिमल्स की बॉडी में बनती है सबसे बड़े ग्लैंड में, जिसका नाम है लीवर। यूरिया लीवर में बनती है और किडनी द्वारा फिल्टर होके शरीर से बाहर निकल जाती है। यूरियोटेलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल है ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग वी पीपल, मी अनु शर्मा, यू एवरीवन इन द मैमल बिलोंगिंग टू मैमेलिया क्लास, दे ऑल आर यूरियोटेलिक। तो मैमल हो गए, उसके बाद मेरीन फिशेस हो गई, ठीक है, उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं ये तीन यूरियोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत कम पानी अफोर्ड कर सकते हैं शरीर से बाहर निकालना। यूरिकोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं, रिमेंबर, उनमें यूरिक एसिड जो है वो सबसे कम खतरनाक नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम है। सबसे ज्यादा जहरीला हो गया अमोनिया, उससे कम जहरीला है यूरिया, सबसे कम जहरीला है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर सबसे कम जहरीला है, इसको शरीर से बाहर खदेड़ने के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता है, तो ये पेस्ट की फॉर्म में या पैलेट की फॉर्म में भी शरीर से बाहर निकल जाता है। यूरिकोटेलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल है लैंड स्नेल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, दे ऑल आर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट, अब सवाल आता है कि भाई साहब, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं एनिमल्स में? तो सबसे पहला नाम आता है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया प्रिमिटिव नेफ्रीडिया के तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। इनमें बंडल्स ऑफ सीलिया होता है जो फ्लिकरिंग फ्लेम, जलती हुई ज्वाला की तरह लगता है, इसलिए कहते हैं इन्हें फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन रोटीफर्स, जो कि एक तरह के कीड़े हैं, राउंड वर्म्स हैं। तो रोटीफर्स में प्रेजेंट है प्रोटोनेफ्रीडिया, सम एनालिड्स में प्रेजेंट है, देन उसके बाद ये प्रेजेंट है आपके फ्लैट वर्म्स में।
फ्लैट वर्म्स एक तरह के अगेन कीड़े होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज फाइलम को बिलोंग करते हैं, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन, पहला नाम आ गया प्लैटीहेल्मिन्थीज, दूसरा नाम आ गया रोटिफर्स, तीसरा नाम आ गया सम एनालिड्स, चौथा आ गया एक तरह के कॉर्डेट्स जिनका नाम है सिफेलोकॉर्डेटा, या हम उनको जैसे एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा, दे आर एक्सक्रीटिंग आउट थ्रू दिस प्रोटोनेफ्रिडिया। Most of the annelids में including that Kenchua which is found in our fields and is known as farmer's friend that excrete out through nephridia। तो अर्थवर्म और एनालिड्स में नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस के एंटीना के बेस पे होते हैं, ग्रीन कलर स्टेन आती है इनकी अगर स्टेनिंग करते हैं। एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम्पल है प्रॉन्स और क्रैब्स। उसके बाद मल्पीजियन टिब्यूल नामक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कॉकरोच नामक या टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें होती हैं किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑलराइट, अभी भाई हम एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ रहे हैं लेकिन हमने एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन तो पढ़ी नहीं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है अपने बॉडी फ्लूइड में एक कांस्टेंट वाटर और सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करके रखना। ऑलराइट, सो बेटा अब हमारा जो टॉपिक है रिलेटेड टू आवर ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज आवर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें है एक पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। हमारे पास एक पेयर ऑफ किडनी है जो डॉर्सल इनर वॉल डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, क्लोज टू द दिस इज एब्डोमिनल वॉल, डॉर्सल साइड में, और ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है। रेट्रोपेरिटोनियल होती है, इसमें पेरिटोनियम एब्डोमिनल वॉल के साथ इस तरह से ये चिपकी होती है। दिस इज एब्डोमिनल वॉल, किडनी से चिपकी हुई है, तो ये एब्डोमिनल वॉल से एक तरफ चिपकी होती है, पेरिटोनियम एक ही तरफ इस पे होती है, तो ऐसी कंडीशन आ गई रेट्रोपेरिटोनियल। बीन शेप्ड होती है, राजमा की तरह होती है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर की होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, और 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम इसका एवरेज वेट होता है, भार होता है। जो किडनी होती है भैया उसके चारों तरफ एक थिन लेयर है कैप्सूल की, जिसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, जो इसको मतलब इसके चारों तरफ एक कवरिंग करके रख रही है। किडनी के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बाहर वाली जगह को कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाली जगह को कहते हैं मेडुला। जो कॉर्टेक्स है वो कभी कभी मेडुला में घुस जाता है, मेडुला में कॉर्टेक्स कभी कभी कॉलम लाइक स्ट्रक्चर में एक्सटेंड हो जाता है, जिन्हें कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी का मतलब होता है कॉर्टेक्स का मेडुला में धस जाना इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा किडनी का, मेडुला अंदर वाला हिस्सा। जो मेडुला है उसमें प्रेजेंट है मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स का अपेक्स को कहते हैं रीनल पैपिला। मेडुलरी पिरामिड्स के जो पैपिले होते हैं ये आगे जाते हैं माइनर कैलिसेस में, उसके बाद अगली वाली बड़ी पाइप्स में जिनको कहते हैं मेजर कैलिसेस। मेजर कैलिसेस ओपन होते हैं रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस एक ब्रॉड फनल शेप्ड हिस्सा होता है किडनी में अंदर की तरफ, इनर साइड पे। जैसे ये किडनी है, किडनी में इस तरफ अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर है, ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस विल एंटर इनटू यूरेटर, रीनल पेल्विस विल एंटर इनटू यूरेटर। वो जगह जहां से यूरेटर एग्जिट करता है, यूरेटर नामक पाइप एग्जिट करती है किडनी से, उस जगह को, उस कनकेविटी को कहते हैं हाइलम। तो हाइलम वो जगह है जिसमें किडनी के अंदर ब्लड वेसल आएगी, रीनल आर्टरी, ब्लड वेसल रीनल वेन निकलेगी और यूरेटर निकलेगा। So that's hilum, the concavity toward the inner surface of each kidney through which renal artery, renal vein and the ureter will enter or exit. All right. यूरेटर वो पाइप्स होती हैं जो कॉन्स्टेंटली किडनी में बने हुए प्रोडक्ट को, यूरिन को नीचे लेके जाती है। तो यूरेटर पे कांस्टेंट पेरिस्टालिसिस शो करती रहती है और पेरिस्टालिसिस से यूरिन को नीचे धक्का देती है और
हर एक पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड घड़े में, पतीले में सारे यूरिन को जमा करके रखती है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का जो ढक्कन होता है वो स्फिंक्टर से बंद होता है। यूरेथ्रा के ओपनिंग के ऊपर, यूरेथ्रा के जहां से यूरेथ्रा शुरू होता है वहां पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम मिक्टुरेशन नहीं कर रहे होते तो स्फिंक्टर्स बंद होते हैं। जब हम मिक्टुरेशन या यूरिनेशन करेंगे तो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे और घड़े का पानी जो है या यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा बात की बात है, पहले ये सीखते हैं किडनी के अंदर एक्चुअल में है क्या। भैया किडनी के अंदर चमत्कारिक सेल है जिनका नाम है नेफ्रॉन्स या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है यूरिन फॉर्मेशन का। रिमेंबर, हमारे जो ये नेफ्रॉन होते हैं इसके 2 हिस्से होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस धागों की तरह एक कैपिलरी नेटवर्क है और इस धागों को बनाने वाला जो बंदा है उसका नाम है एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल ब्लड को इस बंच ऑफ कैपिलरी नेटवर्क में डालता है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से जो पाइप ब्लड लेके जाएगी उसका नाम है इफेरेंट आर्टेरियोल। ऑलराइट, ग्लोमेरुलस से ब्लड आगे फिल्टर होके जाएगा रीनल ट्यूब्यूल के पहले हिस्से में। तो रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट है बाउमेन्स कैप्सूल, उसके बाद है पीसीटी, उसके बाद है लूप ऑफ हेनले, यू शेप्ड का होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ, असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद आता है डीसीटी, और डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी एक कॉमन पाइप में खुलते हैं जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सो ये कलेक्टिंग डक्ट एक का नहीं है, बहुत सारे बंदे, ये कृष्णा जी एक गोपी के नहीं है, बहुत सारी गोपियां इनके साथ जुड़ी हुई है। सो डियर, कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ मेनी नेफ्रॉन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। ऑलराइट, आप समझे कि ये जो नेफ्रॉन है इसके कौन से हिस्से किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में है, कौन से मेडुला रीजन में है। कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल और पीसीटी और डीसीटी। भाई साहब, जो ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल होता है उनको मिलके कहते हैं हम मल्पीजियन कार्पसल या रीनल कार्पसल या मल्पीजियन बॉडी कह देते हैं। कौन? हाँ, व्हाट इज मल्पीजियन बॉडी या रीनल कार्पसल? जवाब है ग्लोमेरुलस जमा बाउमेन कैप्सूल। ऑलराइट, तो ये हुआ हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। रिमेंबर, इफेरेंट आर्टेरियोल, अगर तुम्हें याद रहा अभी मैंने कहा एफेरेंट आर्टेरियोल बंच की तरह कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। ग्लोमेरुलस से जो पाइप ब्लड वेसल लेके जाती है, जो ब्लड वेसल ब्लड लेके जाती है उसका नाम है इफेरेंट आर्टेरियोल। ये इफेरेंट आर्टेरियोल पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ एक जाला बनाती है, ब्लड वेसल का एक जाला बनाती है, एक भूल भुलैया बनाती है ब्लड वेसल्स की, जिन्हें कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या कहते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से एक यू शेप की ब्लड वेसल अराइज होती है जिसका नाम है वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा इसके चारों तरफ है, ये है लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ है वासा रेक्टा। ऑलराइट, सो ये तो हुई ब्लड सप्लाई किडनी की। हमारी किडनी में क्या एक तरह के नेफ्रॉन है? नहीं, हमारी किडनी में 2 तरह के नेफ्रॉन है। एक जो यूरिन बनाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जब हम खूब पानी पीते हैं, खूब अपने आप को नॉर्मल हाइड्रेटेड कंडीशन में रखते हैं, तो जो नेफ्रॉन यूरिन बनाने का काम करते हैं उनका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। सबसे ज्यादा नेफ्रॉन यही होते हैं, लगभग 80 to 85% ऑफ द नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। इनमें लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटू होता है, इट एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। तो ये ज्यादा गाढ़ा गूढ़ा यूरिन बनाने में विश्वास नहीं करते। ये बोलते बंदा खूब पानी पी रहा है तो जितना मर्जी निकाला जाए, कोई चक्कर नहीं भाई साहब। सो डियर, ये बनाता है नॉर्मली डाइल्यूट यूरिन। लेकिन मान लो अगर बहुत ज्यादा, मान लो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, बहुत ब्लड लॉस और एक्सीडेंट हो गया और ब्लड लॉस हो गया, या कोई सहारा डेजर्ट में फंस गया और उसको पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, डिहाइड्रेशन में उसकी बॉडी, तो भाई साहब क्या अब आपके बॉडी अफोर्ड कर सकती है कि आपके बॉडी में से ज्यादा पानी बाहर निकाल ले? तो आप तो मर जाओगे ना। तो इस कंडीशन में जो नेफ्रॉन यूरिन बनाते हैं उनका नाम है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन यूरिन बनाते हैं जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है। राइट, ये गाढ़ा यूरिन इसलिए बना पाते हैं क्योंकि इनके पास एक लंबा बंदा है, लंबी पाइप है जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले। रिमेंबर, लॉन्गर इज द लूप ऑफ हेनले, मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। रिमेंबर, लूप ऑफ हेनले वो चमत्कारिक स्ट्रक्चर होता है जो गाढ़ा यूरिन बनाने में हेल्प करता है। So you must be knowing loop of Henle is long in the juxtamedullary nephron
एंड एसोसिएटेड विद वासा रेक्टा। ऑलराइट, तो दो तरह के नेफ्रॉन्स हो गए। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है भाई साहब, अगला टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। नॉर्मल कंडीशन में यूरिन कैसे बनता है? तो भाई साहब यूरिन बनने के 3 स्टेप है। यूरिन की पूरी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के 3 स्टेप। पहला स्टेप है ब्लड का फिल्टर होना। भैया ब्लड में ही तो वेस्ट है, तो सारा ब्लड नहीं, ब्लड फिल्टर होता है पहली चीज। उसका नाम, उस स्टेप का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसमें से याद रखो, जो पहला स्टेप था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। ब्लड में से, प्लाज्मा में से बहुत सारी ही चीजें, जरूरत की भी चीजें फिल्टर होके उसमें बाउमेन कैप्सूल नामक कप में आ जाती है। तो आपकी जरूरत की भी चीजें जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो सब फिल्टर होके बाउमेन कैप्सूल कप में आ रहे हैं। भाई साहब ये तो गड़बड़ होगी। अगर तुम्हारे शरीर से ग्लूकोज, अमीनो एसिड या बाकी न्यूट्रिएंट निकल जाओगे, तुम तो मर जाओगे। तो इसीलिए इनको वापस खींचना पड़ेगा। तो पहली बात कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस क्यों है? तो जवाब आएगा क्योंकि जब ब्लड फिल्टर होता है, जब ब्लड फिल्टर होवत, तो यूजफुल चीजें भी नॉन यूजफुल चीजों के साथ या वेस्ट के साथ फिल्टर होकर कप में निकलने के लिए तैयार होती है। याद रखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड के प्रेशर से ही, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो होता है वही इफेक्टिव फिल्ट्रेशन करता है और ये प्रेशर नीचे की तरफ लगता है। इसलिए जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एटीपी इस्तेमाल नहीं होती है, तो पैसिव प्रोसेस हो गया, कोई एटीपी की आवश्यकता नहीं इसमें। ऑलराइट, तो ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इंपॉर्टेंटली इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का है, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं क्योंकि फिल्ट्रेशन इतनी फाइन होती है कि प्लाज्मा की सारी चीजें छन छन के निकल के बाउमेन कैप्सूल में आ लेती है। प्लाज्मा की सारी कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स बाउमेन कैप्सूल नामक कप के अंदर आ जाते हैं। प्रोटीन का ही नहीं एंटर कर सकते यहाँ पे, क्योंकि प्रोटीन का साइज जो है वो, प्रोटीन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ब्लड की प्रोटीन्स का नेगेटिवली चार्ज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को रिपेल करता है। रिमेंबर, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? देखो जैसे छन्नी है ना, छन्नी से तुम चाय छनते हो, छन्नी से बनी हुई है, मतलब तारों से बनी हुई है। यहाँ पे ब्लड जो फिल्टर होके नीचे आएगा, वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन कौन से बैरियर की बनी हुई है? भैया एक है ग्लोमेरुलाई कैपिलरी की लेयर जिसको कहते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम हमेशा विराजमान होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। एंडोथीलियम वो बाहुबली है जो किसके ऊपर विराजमान होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ये हमेशा रेस्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो पहले हो गया एंडोथीलियम जो कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाएगा, फिर उसके बाद है बेसमेंट मेम्ब्रेन और सबसे अंदर है बाउमेन कैप्सूल की विसरल लेयर की सेल्स जिन्हें कहते हैं पोडोसाइट्स, जो कि जिसमें फीट लाइक प्रोसेसेस होने की वजह से बीच में फाइन पोर्स होते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं या स्लिट पोर्स कहते हैं। तो ब्लड की फिल्ट्रेशन इन 3 बैरियर से होएगी और तीनों बैरियर मिलकर बनाते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में पहला बैरियर आ गया एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, दूसरा आ गया बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा आ गया पोडोसाइट्स। ठीक है जी, तो ब्लड फिल्टर होके इधर नीचे बाउमेन कैप्सूल नामक कप में आ गया। अब भाई साहब याद रखिए, 1 मिनट में दोनों किडनी की तरफ जो ब्लड आवत उसका वैल्यू है 1100 से 1200 ml, जो कि आपके कार्डियक आउटपुट का 1/5 हिस्सा है या 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट है। इस 20% ऑफ कार्डियक मतलब आपका 20% ऑफ द ब्लड जो है वो किडनी की तरफ जा रहा है हर 1 मिनट में। 5000 ml आपका हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है हर 1 मिनट में, जिसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इस कार्डियक आउटपुट का 1/5 हिस्सा जो है वो जाता है टुवर्ड्स द किडनीज फॉर द फिल्ट्रेशन। ऑलराइट, 1100 से 1200 ml। अब ये फिल्टर होके बनाता है एक चीज जिसका नाम है फिल्ट्रेट। फिल्टर हुआ थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन और फिल्ट्रेट बन गया। जो फिल्ट्रेट है 1 मिनट में बनता है इस कप के अंदर, बाउमेन कैप्सूल नामक कप के अंदर 1 मिनट में आता है 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट। कितना? 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट। तो
इस फिल्ट्रेट को जिसके अंदर है इसको कहते हैं GFR। भैया इसके अंदर क्या है, फिल्ट्रेट 1 मिनट में जितना बना कहलाएगा GFR। GFR का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट, 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में हमारी किडनीज बनाती हैं 125 ml ऑफ द फिल्ट्रेट। इसी गति से, इसी स्पीड से दोनों किडनियां जब फिल्ट्रेट बनाती रहेंगी, एक दिन में बनेगा लगभग 180 लीटर ऑफ द फिल्ट्रेट। भाई साहब 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट, इतना तो तुम्हारा पूरा शरीर का बाहर भी नहीं है, बाहर तो तुम हो भी नहीं। तो भाई साहब इसमें से 99% ऑफ द फिल्ट्रेट विल बी गोइंग बैक। उसको बोला वापस पेवेलियन जा, पेवेलियन मतलब ब्लड में जा, तो वापस ब्लड में जाएगा ये थ्रू द सेकंड स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, एंड that is called as tubular reabsorption. So tubular reabsorption जो होता है उसमें रीनल ट्यूब्यूल से चीजें वापस ब्लड में जाएंगी, रीएब्सॉर्ब होंगी बैक इन द ब्लड। भाई साहब जो रीएब्सॉर्प्शन होता है वो एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है। एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का और सोडियम आयन का। पैसिव एब्सॉर्प्शन होता है स्मॉल या यूरिया का या नाइट्रोजनस वेस्ट का पैसिव एब्सॉर्प्शन होता है। और वाटर यू ऑल आर अवेयर ऑफ, दैट इज ऑलवेज रीएब्सॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस। ऑलराइट, तो अब समझते हैं हम कौन से हिस्से में क्या क्या रीएब्सॉर्ब होता है। तो रीएब्सॉर्ब होने के लिए सबसे पहले है पीसीटी नामक जो बंदा होता है उसकी दीवार में प्रेजेंट है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब होता है इसमें क्यूब लाइक सेल, और सेल के सिर के ऊपर एपिकल सरफेस पे ब्रश की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई इधर है, फिल्ट्रेट की तरफ है। तो जो ये माइक्रोविलाई एपिकल सरफेस पे है, ये इफेक्टिव सरफेस एरिया रीएब्सॉर्प्शन का बढ़ाते हैं, जिस वजह से कहते हैं फिल्ट्रेट जल्दी से रीएब्सॉर्ब हो जा और ब्लड में चला जा, तेरी भलाई इसी में है। तो इसीलिए पीसीटी में क्योंकि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होवत, तो मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन किसमें होवत? जवाब है पीसीटी, बिकॉज इट इज लाइन बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रखिए मैक्सिमम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% of electrolytes along with water will be going back into the blood. सब निकल जाता है फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स। भैया न्यूट्रिएंट तो जो तुमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब कराए थे वो तो बाहर निकलने पे उतारू थे, ये ना हो सकत बेटा, फिर तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या रहेगा, फिर तो मर जाओगे सेल के पास, तो न्यूट्रिएंट ही नहीं रहेंगे ना। इसीलिए जो फिल्ट्रेट में न्यूट्रिएंट बाहर जाने की कोशिश कर रहा है उसको पकड़ के वापस ब्लड में या पेवेलियन में भेजा जाएगा। पीसीटी में से मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे, 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वापस रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे, पानी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। ऑलराइट, तो रिमेंबर पीसीटी में जो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी है वो आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा होती है, क्योंकि जितना सॉल्यूट जावत ऑस्मोटिक इफेक्ट से वो अपने साथ पानी को भी खींच के ले जावत। वो कहता है भैया सनम हम तो जाएंगे ही लेकिन तुझे भी साथ में लेके जाएंगे। तो सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट साथ में ऑस्मोटिक इफेक्ट से किसको खींच के लेके जाते हैं? पानी को, जल को। इसके बाद पीसीटी के बाद फिल्ट्रेट आगे अपनी जर्नी शुरू करता है, आगे जाता है डिसेंडिंग लिम्ब में। जब ये डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहा होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहा है, इट इज परमिएबल फॉर वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज परमिएबल फॉर वाटर। जैसे जैसे ये नीचे जाता है बेचारा फिल्ट्रेट इस लिम्ब में, इसमें से खींचता चला जाता है पानी, मतलब फिल्ट्रेट के अंदर से निकलता जाता है पानी वापस इनटू द ब्लड। पानी इसमें से रीअब्सॉर्ब होने की वजह से अंदर सॉल्ट का लेवल बढ़ता जाता है। पानी निकाल दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या हो रहा है अंदर फिल्ट्रेट में? बढ़ रहा है। सो रिमेंबर जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो फिल्ट्रेट को गाढ़ा करने का काम करता है। हाइपरटोनिक होता है फिल्ट्रेट इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ऑलराइट, परमिएबल होता है पानी के लिए, इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ चढ़त किसमें? ऊपर की तरफ मतलब कॉर्टेक्स की तरफ, मेडुला से ऊपर की तरफ चढ़ता है। अब मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ चढ़ता है असेंडिंग लिम्ब में। जब ये असेंडिंग लिम्ब में जा रहा है तो भाई साहब इसमें से निकलता जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के निकलने की वजह से अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होती है इसकी वो बढ़ जाती है। नो, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। क्या होगी? घटेगी। क्या है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड जब बाहर जाते हैं तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अंदर क्या होगी?
घटेगी भाई। तो रिमेंबर, जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कम होती है। हम कहते हैं भैया फिल्ट्रेट जो होता है वो होता है हाइपोटोनिक। कैसा होता है? हाइपोटोनिक इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ऑलराइट, तो रिमेंबर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज परमिएबल फॉर NaCl, इम्परमिएबल फॉर वाटर। अब चला गया ये फिल्ट्रेट डीसीटी में। जब ये डीसीटी में जाता है, डीसीटी कहता है कि भाई साहब मैं तुझसे तभी चीजें रीअब्सॉर्ब कराऊंगा जब मुझे ऊपर से आदेश मिलेगा। ऊपर से किसका, कौन आदेश देगा इसको? ऊपर से आदेश देगा इसको एक तो एल्डोस्टेरोन और एडीएच। रिमेंबर, एल्डोस्टेरोन और एडीएच जब रिलीज होते हैं हमारे शरीर में ब्लड के अंदर, तभी और तभी डीसीटी में से रीअब्सॉर्ब होएगा इलेक्ट्रोलाइट और पानी। अदरवाइज डीसीटी ज्यादा कुछ रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा। सो रिमेंबर, इसको कहते हैं कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। भाई साहब कंडीशन है, ब्लड में एल्डोस्टेरोन होएगा तभी डीसीटी जो है वो NaCl को वापस ब्लड में लेके जाएगा। ब्लड में एडीएच है और वो डीसीटी पैक कर रहा है तो डीसीटी कहेगा कि चलो जी वाटर चैनल्स बन जाओ और साथ में पानी को वापस ब्लड में ले जाओ। So conditional reabsorption of water and electrolytes occur in the DCT, whereas obligatory was occurring in the PCT as well as in the loop of Henle. Similarly, collecting duct में भी conditional reabsorption ही होता है पानी का और इलेक्ट्रोलाइट का। So dear, ये हो गया सेकेंड स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। क्या तुम बच्चों को ये लगता है कि रीअब्सॉर्ब होने से, सेकेंड स्टेप के होने से क्या यूरिन बन गया? नहीं, अभी यूरिन नहीं बना, नहीं बना अभी यूरिन। अभी यूरिन बनने के लिए तीसरा स्टेप है एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन वो इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वो इंपॉर्टेंट तथ्य है जो तुम्हारे ब्लड की पीएच और तुम्हारे ब्लड का आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ट्यूबुलर सिक्रीशन सिलेक्टिवली प्रोटॉन को, पोटेशियम को, अमोनिया को ब्लड में से पकड़ता है और फिल्ट्रेट में डालता जाता है। कहता है यार अगर ये एक्सेस जो है ब्लड में होंगे, ज्यादा अगर ब्लड में होंगे तो ब्लड की जो पीएच है और जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पर्सन मरमरा जाएगा। कृपया करके इसको बचा लो। सो डियर, ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है आपके ब्लड का पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने का इंपॉर्टेंट स्टेप है, थर्ड स्टेप। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन होती कहां कहां है? पीसीटी में सिक्रीट होता है प्रोटोन, फिल्ट्रेट में डाला जाएगा, फिल्ट्रेट में प्रोटोन ट्यूबुलर सेल्स द्वारा उड़ेला जाएगा, प्रोटोन प्रवाहित फिल्ट्रेट में, उसके बाद अमोनिया प्रवाहित, उसके बाद पोटेशियम प्रवाहित फिल्ट्रेट में, पीसीटी में। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में कुछ प्रवाहित नहीं होवत, उसमें कोई सिक्रीशन नहीं होता। रिमेंबर, जो असेंडिंग लिम्ब का थिन सेगमेंट है, असेंडिंग लिम्ब नीचे पतला होता है और ऊपर मोटा होता है, तो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में एंटर करत यूरिया। कौन एंटर करत? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यूरिया। रिमेंबर, थोड़ा सा यूरिया जरूरी होता है मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यूरिया बहुत ज्यादा घातक नहीं है, तो कुछ यूरिया हम अपनी किडनी में अफोर्ड कर सकते हैं ताकि ये किडनी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा के रखे और हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाए। रिमेंबर, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में जाता है आपका कौन सा बंदा? यूरिया। फिर यूरिया जो है असेंडिंग लिम्ब में एंटर कर जाता है फिल्ट्रेट में। डीसीटी में सिक्रीट होता है प्रोटोन, पोटेशियम और अमोनिया। कलेक्टिंग डक्ट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन आयनिक बैलेंस एंड पीएच ऑफ द ब्लड, क्योंकि ये सिक्रीट करता है प्रोटोन और पोटेशियम आयन। सो ये तीनों स्टेप से मिलके बनता है चमत्कारिक यूरिन, एक चमत्कारिक एक्सक्रीटरी चीज हमारे शरीर में विच इज कॉल्ड एज यूरिन। यूरिन किडनी ने बनाया, किडनी द्वारा बना हुआ यूरिन यूरेटर में पेरिस्टालिसिस से, यूरेटर की मस्कुलर एक्टिविटी से नीचे ब्लैडर में चला जाता है। ब्लैडर की वॉल खिंचती जाती है जब इसमें यूरिन भरता रहता है। ब्लैडर कहता है यार मेरी भी तो कैपेसिटी है कुछ, मैं 800 ml तक की यूरिन भर सकता हूं, कृपया करके इससे ज्यादा यूरिन मुझ में ना भरा जाए। सो रिमेंबर, अब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का निकलना अगला चीज है थ्रू यूरेथ्रा एंड दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचुरेशन और यूरिनेशन। तो अगला स्टेप है यूरिन की एक्सपल्शन। यूरिन की एक्सपल्शन को हमारे शरीर से कहते हैं मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन एक रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स का मतलब भैया जो अपने आप होवत,
मतलब यूरिन करने की अर्ज अपने आप आवत। यूरिन करने की अर्ज, यूरिनेशन जाने की अर्ज तब आवत जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर की वॉल डिस्टेंड हो जाती है, खिंच गई। तो इसकी दीवारों में प्रेजेंट थे स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, उन्होंने सिग्नल सेंड किया, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल सेंड किया हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर सिग्नल सेंड किए, मोटर न्यूरॉन से मोटर सिग्नल सेंड किए। उन्होंने बोला कि और उन्होंने बोला पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, कृपया करके इस बंदे का यूरिन या सुसु जो यूरिनरी ब्लैडर में भरा हुआ है उसको यूरेथ्रा से निकाल दो। भाई साहब फिर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर की दीवारों को के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जिनको कहते हैं डिट्रूजर मसल्स। डिट्रूजन का मतलब होता है एक्सपल्शन। स्मूथ मसल्स ही है जिनके डिट्रूजर कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपल्शन ऑफ यूरिन होगा। तो बेटा जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है उसकी दीवार के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या यूरिन निकलेगा? अभी नहीं, क्योंकि जो स्फिंक्टर्स होंगे उनको रिलैक्स होना पड़ेगा। सो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो कि इनवॉलंटरी होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है नॉर्मल कंडीशन में उसको कंस्ट्रिक्टेड अवस्था में, बंद अवस्था में रखता है पेडंडल नर्व। लेकिन जब यूरिनेशन होती है पेडंडल नर्व को बोला जाता है कि खबरदार, अब इस स्फिंक्टर को तूने बंद नहीं रखना, इसको खोल दे। सो पेडंडल नर्व जो है बोलती है कि मेरे को क्या पड़ी है, चलो मैं इनहिबिट थोड़ी देर के लिए अपना काम करना बंद कर देती हूँ। पेडंडल नर्व अब काम नहीं कर रही है, जिस वजह से एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो जाता है और यूरिनेशन जो है या यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। ऑलराइट जी, यूरिन 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 क्या है? एक दिन में एक इंसान जनरली 1 लीटर से 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करता है भाई साहब, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर इनटेक, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। जनरली 1 से 1.5 लीटर। याद रखो इस 1 से 1.5 लीटर में 25 ग्राम से 30 ग्राम मेजर करोगे तो यूरिया प्रेजेंट होगी। साथ में इसकी पीएचओ होती है 6 होती है, स्लाइटली एसिडिक जोन में होता है यूरिन। जो यूरिन होता है उसका स्लाइट पेल येलो कलर होता है ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट जो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट ही बनाते हैं। रिमेंबर इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। याद रखो अगर कोई लोग खुले में शौच करेगा या रिमेंबर अगर यूरिन इफ इट इज अलाउड टू स्टैंड एट वन प्लेस तो आपको पता है वहां पे सड़ान या बदबू बहुत ज्यादा हो जाती है। रीजन बीइंग यूरिन में प्रेजेंट जो यूरिया होता है, यूरिन में जो प्रेजेंट यूरिया होता है उसको माइक्रोबियल एक्शन से माइक्रोब जो होते हैं उसके ऊपर एक्ट करके उसको अमोनिया में तोड़ देते हैं और अमोनिया पंजेंट होती है। इस वजह से एक गंदी सी सड़ान जो है वो आती है इफ देयर इज यूरिनेशन इन द ओपन एरिया। सो खुले में शौच ना करें, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान ब्रांड एम्बेसडर। Okay, anyways, so this was very important other point. यूरिन जो होता है लेबोरेटरी में एनालाइज किया जाएगा अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या किडनी में माल फंक्शनिंग है। कैसे भाई साहब? नॉर्मल यूरिन में कोई ग्लूकोज, कोई कीटोन बॉडीज नहीं होती है, लेकिन अगर कोई इंसान डायबिटीज मेलाइटस से ग्रसित है तो उसके यूरिन में प्रेजेंट होगा शुगर, कंडीशन आ जाएगी ग्लाइकोज यूरिया, और उसके यूरिन में प्रेजेंट होंगी कीटोन बॉडीज, कंडीशन आ जाएगी कीटोन यूरिया। सो ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन यूरिया दोनों है अगर यूरिन में, तो पर्सन जो है पेशेंट है किसका? डायबिटीज मेलाइटस का। सो रिमेंबर असेसमेंट ऑफ द यूरिन इन द लेबोरेटरी इज यूज्ड इन द क्लिनिकल एनालिसिस ऑफ द मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स like diabetes mellitus and malfunctioning of the kidneys. All right, ये तो हुआ यूरिन के बारे में। भाई साहब याद रखो गाढ़ा यूरिन बनाती है हमारी बॉडी। अगर आपको पानी की जरूरत है, मान लो भाई साहब तुम्हारे घर में पानी नहीं आया और तुम टॉप फ्लोर पे रहते हो, भाई तुम क्या अपने घर में जितना पानी बचा है 2-4 घड़े या पतीले तुमने भर के रखे हैं, उड़ेल डालोगे सारे के सारे को, बचा के रखोगे ना, जुडिशियली पानी को यूज करोगे ना। वैसे ही धरती पर कम पानी रह गया है पीने लायक, इसलिए कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ऑलराइट, सो जल बचाओ आंदोलन हो गया। एनीवेज, सो बेटा हमारे शरीर में भी जल बचाओ आंदोलन है, अपने आप एग्जीक्यूट होता है। कैसे? एक तरह के नेफ्रॉन है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जिनके बारे में मैंने पीछे चर्चा की आपको,
पीछे बताया मैंने आपको इस पॉडकास्ट में कि भाई साहब जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो गाढ़ा यूरिन बनाते हैं। गाढ़ा यूरिन कैसे बनाते हैं? क्योंकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले लंबा होवत, मैंने आपको बताया कि जितना लंबा लूप ऑफ हेनले होवत उतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होवत। लूप ऑफ हेनले लंबा, उसके साथ वैसी ही ब्लड वेसल, उसी की हूबहू उसी की तरह की एक ब्लड वेसल चल रही है यू शेप्ड की, जिसका नाम है वासा रेक्टा, और दोनों में ऑपोजिट फ्लो है। फिल्ट्रेट का फ्लो लूप ऑफ हेनले में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इस ऑपोजिट फ्लो को हम काउंटर करंट कहते हैं। काउंटर करंट, काउंटर का मतलब उल्टा, करंट का मतलब यहां बिजली नहीं फ्लो है। सो काउंटर करंट, किस किस का काउंटर करंट चल रहा है? फिल्ट्रेट का। कहां चल रहा है? डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में। काउंटर करंट किसका चल रहा है? ब्लड का चल रहा है। किस में चल रहा है? डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो दोनों एक दूसरे के पास हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल दरमियान है, बिल्कुल पास है, एक दूसरे के पास है, जिस वजह से फिल्ट्रेट में से जो भी चीजें निकलेंगी वो ऑपोजिटली फ्लोइंग ब्लड जो है उसको झाड़ू लगा के वापस ब्लड में डालता रहेगा और इंसान का कल्याण करता रहेगा और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाता रहेगा। तो समझते हैं अब इस कहानी को। काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन समझो। जब फिल्ट्रेट पीसीटी से नीचे डिसेंडिंग लिम्ब में आता है तो डिसेंडिंग लिम्ब में आपको पता है परमिएबिलिटी शो की जाती है पानी के लिए। डिसेंडिंग लिम्ब कहता है कि हे पानी, मेरे साथ असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा जुड़ी है डिसेंडिंग लिम्ब के साथ जुड़ी है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब से निकलता है पानी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एंटर करता है और वापस ब्लड में जाता रहता है। तो पानी वापस ब्लड में जा रहा है थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ठीक है जी। नीचे जाते जाते आप देखते हैं जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बढ़ती जाती है। 300 होगी, 600 होगी, 800 होगी, 1200 होगी। वैसे ही मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। रिमेंबर मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी 300 से लेकर 1200, सबसे डीप नीचे जो होगी मेडुला में होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब इनको इस मेडुला में ये जो ऑस्मोलैरिटी है यही तो जरूरी है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए। कैसे? क्योंकि सॉल्ट जो होगा वो अपनी तरफ पानी को, फिल्ट्रेट में से पानी को खींचेगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब में जब फिल्ट्रेट जावत तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ऑस्मोटिक इफेक्ट से पहले ये बाहर निकलता है पानी, और साथ में फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से ब्लड में चला जाता है। ठीक है। मेडुला में, डीप इन द मेडुला जो है फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जब ये फिल्ट्रेट अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब में जब ये जा रहा है तो इसमें से निकलता जाता है NaCl डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब से जब ये ब्लड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में आता है तो असेंडिंग लिम्ब बोलती है थोड़ा सा NaCl वापस मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाल दो। मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में NaCl, ताकि पानी की वजह से जो फिल्ट्रेट है उसमें से ताकि NaCl की वजह से पानी में से ताकि NaCl की वजह से फिल्ट्रेट में से ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब होएगा। फिर से सुनो, जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में फिल्ट्रेट जा रहा होता है तो इसमें से NaCl निकलता जाता है जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एंटर करता है। डिसेंडिंग लिम्ब में NaCl आ गया है, ये NaCl को वापस ब्लड में लेके जा रहा है। लेकिन जब ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में पहुंचता है NaCl, तो असेंडिंग लिम्ब बोलती है कि हे कुछ NaCl तू मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जा, क्योंकि इस इंसान का ब्लड का वॉल्यूम घट चुका है कि मरमरा जाएगा अगर इसने ज्यादा पानी शरीर से बाहर निकाला। तो हे NaCl तू मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जा और मेडुला के ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा दे ताकि इस इंसान के फिल्ट्रेट में से ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब हो सके। तो NaCl मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलाइट की भांति काम करता है। ठीक है जी, और पानी को रीएब्सॉर्ब करता है। अब जैसे ही असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में फिल्ट्रेट जा रहा था तो NaCl निकलने की वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी घट चुकी है, ये हाइपोटोनिक बन गया, लगभग 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है इसकी ऑस्मोलैरिटी। आप कहेंगे कि मैडम जी ये तो आपने 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर कर दी ऑस्मोलैरिटी, और आप कह रहे थे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है आपने, या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में।
सो बेटा कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी आगे जाएगी, क्योंकि डीसीटी के थ्रू फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में दोबारा डाइव मारेगा। तो जब कलेक्टिंग डक्ट को देखते हो, दैट इज डाइविंग इन द मेडुला, और कलेक्टिंग डक्ट मेडुला में है और मेडुला में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसकी वजह से इसमें से पानी निकलता जाता है। साथ में जो लेटर पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट का, वो कहता है अंदर जो फिल्ट्रेट होता है कि कुछ यूरिया, हे यूरिया तू निकल कर, मेरे में से निकल कर इधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जा। तो लेटर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। सो भाई साहब कुछ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकल के मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आवत, मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और ज्यादा ऑस्मोलैरिटी को NaCl के साथ बढ़ावत, NaCl साथ में, तो यूरिया बोलता है कि भाई साहब खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार, एक NaCl और एक यूरिया, और हम दोनों ज्यादा से ज्यादा पानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट से खींचेंगे ताकि फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी या यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाए। तो कलेक्टिंग डक्ट से डाउन द मेडुला जैसे जैसे फिल्ट्रेट जाता है, तो इसमें से बेटा ज्यादा से ज्यादा पानी वापस ब्लड में जाएगा, और यूरिन जो होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोस मोल पर लीटर हो जाती है। 300 से हो गई 1200, 300 से 1200, 3 चौके 12, 3 गुणा 4 12, तो 4 गुना ज्यादा ऑस्मोलैरिटी वाला यूरिन प्रोड्यूस करती है मैमल्स की किडनी। सो मैमल्स हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म 4 times concentrated urine than the initial filtrate formed. So this is the counter current mechanism of the urine concentration formed by the juxtamedullary nephron, in which there is opposite flow of the filtrate in the loop of Henle and opposite flow of the blood in the 2 limbs of the vasa recta, which help in maintaining the increasing osmolarity in the medullary interstitial fluid, so that there is much reabsorption of the water from the filtrate and a concentrated urine is produced. इसके बाद ये तो हुआ काउंटर करंट, इसके बाद है हाउ द फंक्शंस ऑफ द किडनीज आर रेगुलेटेड। हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां हैं हमारी, वो रेगुलेटेड अवस्था में रहती है, चाहे हमारा दिमाग रेगुलेटेड वे में काम करे ना करे, चाहे आप मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, वो इट्स अप टू यू। बट अंदर जो आपका दिल है, जो आपका लीवर है, जो आपके लंग्स हैं, जो आपकी किडनी है, भैया वो आपका एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखे हुए हैं ताकि आप जिंदा रहो। ठीक है जी। सो भाई साहब किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कैसे किया जाता है? पहली बात, खुद किडनी, मैं अपने फंक्शन को खुद मैं अपने एक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, यस और नो। सो वैसे ही किडनी अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे? किडनी के अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है जो ऑपरेट किया जाता है बाय एन एपरेटस कॉल्ड जेजी एपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में 2 तरह के सेल होते हैं, एक एफरेंट आर्टीरियोल के स्मूथ मसल सेल्स जिन्हें जेजी सेल्स कहा जाता है, और एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल जिन्हें कहते हैं मैक्यूला डेंसा सेल। रिमेंबर, ये दोनों सेल मिलके जेजी एपरेटस बनाते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल के जेजी सेल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के कौन से सेल? मैक्यूला डेंसा। तो जहां एफरेंट आर्टीरियोल डीसीटी के कांटेक्ट में होती है, वहां ये दोनों प्रकार के सेल एक तरह का एपरेटस बनाते हैं, एक तो जेजी सेल हो गए, एक आपके मैक्यूला डेंसा। ये एपरेटस हो गया। काम कब करता है? ये काम करता है जब इंसान का ब्लड का वॉल्यूम घट जाता है, या ब्लड का प्रेशर घट जाता है, या जीएफआर घट जाता है, एक ही बात है। तो जब आपके शरीर का जीएफआर घटेगा तो क्या होएगा? जीएफआर घट रहा है, इसका मतलब जो फिल्ट्रेट है उसके बनने की स्पीड जो है वो घट गई। फिल्ट्रेट के बनने की स्पीड अगर घट गई है तो फिल्ट्रेट पीसीटी में स्लोली मूव करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब में भी स्लोली धीरे धीरे मूव करेगा कछुए की तरह, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में भी स्लोली मूव करेगा। जब ये स्लोली यहाँ पे मूव कर रहा है तो असेंडिंग लिम्ब कह रहा है यार धीरे धीरे जा रहा है, चल मैं ज्यादा से ज्यादा NaCl तेरे में से रीअब्सॉर्ब कर लेता हूँ। तो ज्यादा NaCl जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है थ्रू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी सॉल्ट के रीअब्सॉर्ब होने से घट जाती है। फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी घट गई और इस घटी हुई ऑस्मोलैरिटी को पहचान जाते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा कहते हैं हाय अंदर जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है उसमें तो सॉल्ट का लेवल घटा हुआ है। फिर वो सिग्नल सेंड करते हैं अपने बगल वाले सेल को, बोलते हैं हे जेजी सेल
तू ना सिक्रीट कर ब्लड में एक एंजाइम जिसका नाम है रेनिन, RENIN, रिमेंबर नॉट RENNIN बिकॉज दैट्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम। RENIN सिक्रीट होता है, रेनिन जाता है ब्लड में, जाता है ब्लड में, जाता है ब्लड में, जाता है और लीवर में प्रोड्यूस्ड एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है पहले एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि फाइनली एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 बनामक जो ये बंदा है ये वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल के ल्यूमेन को घटाता है, वेसोकंस्ट्रिक्टर है। कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट होने की वजह से ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो चुका है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा। तो एक काम हो गया इसका वेसोकंस्ट्रिक्टरी। दूसरा काम है ये एल्डोस्टेरोन जाता है और किडनी के ऊपर विराजमान, उसके ऊपर एक ताज की तरह विराजमान है ग्लैंड जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को बोलता है कि हे एड्रीनल ग्लैंड कृपया करके ब्लड में सिक्रीट कर दें एक हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। तो एड्रीनल ग्लैंड ब्लड में सिक्रीट कर देता है एल्डोस्टेरोन उसके आदेश से। एल्डोस्टेरोन ब्लड में जावत और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करत। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे जैसे ही एक्ट कर तो सोडियम क्लोराइड जो है वो ब्लड में रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन तब सिक्रीट होता है जब आपका एल्डोस्टेरोन इज अ सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, तो NaCl या सोडियम आयन को ये रीअब्सॉर्ब कराता है और बदले में एक्सेस पोटेशियम आयन को सिक्रीट कराता है DCT में। ठीक है जी। तो रिमेंबर एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन के लिए एक और कारक है, जब आपके ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है और सोडियम लेवल घट जाता है। तो सोडियम अगर लेवल घट गया है तो सोडियम को वापस ब्लड में ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है, पोटेशियम की सिक्रीशन होती है इन द DCT। ठीक है, सोडियम ब्लड में जा रहा है, सोडियम जा रहा है, साथ में बोलता है पानी तू भी चल पड़, क्योंकि भैया तू जहां मैं वहां, तो इसलिए सोडियम क्लोराइड या सोडियम आयन साथ में ऑस्मोटिक इफेक्ट से लेके जाते हैं पानी। तो डियर इस तरह से ही चीजें कलेक्टिंग डक्ट में भी होगी। सोडियम क्लोराइड जाएगा, साथ में ऑफ कोर्स पानी जाएगा। सो रिमेंबर सोडियम क्लोराइड और पानी जाने की वजह से इंसान का ब्लड वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा और GFR जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। शुक्र है बंदा जो है वो बच गया। एक तो ये तरीका है भैया किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने का। दूसरा बंदा है हमारे हाइपोथैलेमस में, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड इधर पीछे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर। इट्स नॉट अ ग्लैंड, इट्स एक्चुअली अ लिंक बिटवीन द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। इट्स अ पार्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम दो। सो रिमेंबर जब इंसान के बॉडी फ्लूइड्स की आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना मतलब आपके जनरली जब आपका आयंस का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। आयंस का लेवल तब कब बढ़ेगा जब पानी की कमी हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स पानी की कमी से सॉल्ट का जो लेवल होगा वो रिलेटिवली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम जब घट जाता है या वाटर वॉल्यूम आपके ब्लड में जब घट जाएगा तो आपके बॉडी फ्लूइड में जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाएगी। उस बढ़ी हुई ऑस्मोलैरिटी को पहचानेगा कौन? उसको पहचानेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बोलेगा क्योंकि उसमें ऑस्मोरिसेप्टर है, तो ऑस्मोरिसेप्टर बॉडी फ्लूइड की बढ़ी हुई ऑस्मोलैरिटी को भांप जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं कि हे बहन, मैंने तेरे अंदर स्टोर करके रखा है हार्मोन, जल्दी से उसको ब्लड में रिलीज कर। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहती है, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहती है, ओके भैया मैं आपके द्वारा सिक्रीटेड ADH को ब्लड में सिक्रीट कर देती हूँ। ADH ब्लड में सिक्रीट हो जाता है और ये एक्ट करता है DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे। DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे जैसे ही एक्ट करता है उनमें बन जाती हैं कैनाल्स, पानी के लिए चैनल्स बन जाते हैं, खुल जाते हैं चैनल्स, एक्वापोरिन चैनल्स बन जाते हैं, जिस वजह से फिल्ट्रेट में से पानी ज्यादा से ज्यादा ब्लड में रीअब्सॉर्ब होएगा। ब्लड में पानी रीअब्सॉर्ब होएगा तो इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और GFR भी बढ़ जाएगा। सो ये ADH है। ADH जो होता है डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। डायूरेसिस का मतलब होता है ज्यादा यूरिन, क्योंकि ये पानी ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा तो ज्यादा यूरिन तो ना ही बनत इस कंडीशन में, तो इसीलिए कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? रिमेंबर इट इज रीअब्सॉर्बिंग मच अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू DCT एंड द कलेक्टिंग डक्ट।
रिमेंबर एंजियोटेंसिन 2 की तरह ही एडीएच का वेसोकंस्ट्रिक्टरी रोल होता है, इसीलिए एडीएच का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। सो रिमेंबर इसका भी वेसोकंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट होता है। ऑलराइट, तो रिमेंबर जब आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो ऑस्मोरिसेप्टर बोलते हैं कि हाय अब ना इस फीडबैक को बंद कर दो, अब और एडीएच सिक्रीट नहीं होगा ब्लड में, क्योंकि अब बंदे का जो ब्लड वॉल्यूम है वो नॉर्मल हो चुका है। तो फिर उसके बाद जो एडीएच की सिक्रीशन है वो बंद हो जाती है। जब ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो दोनों एट्रिया की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। एट्रिया की वॉल खिंचना शुरू हो जाती है। इस खिंचाव से एट्रिया सिक्रीट करते हैं एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन विच इज कॉल्ड एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रिया ने सिक्रीट किया एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो ब्लड के थ्रू जाएगा। और रिमेंबर ये रास को दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म जो कि जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस द्वारा ऑपरेट हो रहा था उसको बंद कर देगा। कह रहा बंद कर दे, मरा जाएगा, इसका ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सो भाई साहब जो एएनएफ होता है वो रास लीला नहीं है, ये रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म जो कि जेजी एपरेटस ऑपरेट करता था जब ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर या जीएफआर घट जाता था। सो रिमेंबर ये इसको बंद कर देगा, एएनएफ इसको बंद कर देगा। इट विल अपोज द इफेक्ट ऑफ द रास। तो रास ना होवत तो एल्डोस्टेरोन ना ही होवत। अगर एल्डोस्टेरोन ना ही होवत तो रिमेंबर फिल्ट्रेट में से सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब नहीं होवत। सोडियम आयन फिल्ट्रेट में से रीअब्सॉर्ब नहीं होवत, सोडियम आयन यूरिन के थ्रू निकलना शुरू होवत। सोडियम आयन ज्यादा यूरिन से निकलना शुरू होवत। इस प्रोसेस को कहते हैं नेट्रियूरेसिस। More amount of sodium ion being expelled from the urine। और सोडियम आयन अगर यूरिन में होंगे तो ऑस्मोटिक इफेक्ट से पानी को भी बाहर खींच के लेके जाएंगे, तो जो यूरिन होगा वो डाइल्यूटेड फॉर्म में रिलीज होएगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो है इसको कहते हैं। So this is how the functions of the kidneys are being regulated. Now the next question is what are the malfunctioning of the kidneys? What are the disorders of the kidneys? सबसे पहले होती है पथरी, किडनी की पथरी को कहते हैं रीनल कैल्कुलाई या रीनल स्टोन। इसमें हमारी किडनी के मैट्रिक्स में इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सालेट जमा हो जाते हैं, हम इसे कहते हैं रीनल स्टोन। दूसरी बीमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जहां भी आइटिस टर्म है मतलब सूजन है भैया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलाई होते हैं वो सूज जाते हैं। उनके सूजने की वजह से जो एंडोथेलियम के बीच के पोर्स होते हैं वो उनका साइज बढ़ जाता है, जिस वजह से ब्लड की प्रोटीन्स, ब्लड के ब्लड सेल्स यूरिन के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन इज कॉल्ड प्रोटीनूरिया। प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड इन द यूरिन इज कॉल्ड हेमेटूरिया। सो दैट कैन प्रूव फैटल फॉर द पर्सन एंड इट नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। ऑलराइट, थर्ड बीमारी है रीनल फेलियर। देखिए अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो malfunctioning of the kidney will lead to the accumulation of urea in the blood. So remember, it will cause uremia. Uremia is not urea in the urine. Uremia is the presence of excessive urea in the blood, not in the urine. So uremia के चलते किडनी फेलुअर हो सकता है। अगर दोनों किडनियां फेल हो गई, एक्यूट रीनल फेलुअर हो गया, तो इंसान को जरूरत पड़ेगी दो तरह की ट्रीटमेंट की। पहली ट्रीटमेंट है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को हम कहते हैं कि इस इंसान को आर्टिफिशियल किडनी लगाई जा रही है। इसमें क्या किया जाता है, ब्लड को साफ किया जाता है, ब्लड को डायलाइज किया जाता है जिसमें यूरिया है। सो इंसान के ब्लड को कन्वीनियंट आर्टरी से निकाला जाता है और फिर उसको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि वो क्लॉट ना हो, और उसमें हैपरिन लाइक सब्सटेंस या हैपरिन ऐड किया जाता है अगेन टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग। फिर इसको एक डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब में सर्कुलेट कराया जाता है। एक पतीला, उसके अंदर पाइपें, और पाइपें बनी हैं सेलोफेन ट्यूब की, और सेलोफेन ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है पर्सन का ब्लड। सेलोफेन ट्यूब जो होती हैं वो परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। सो रिमेंबर, सेलोफेन ट्यूब जिस फ्लूइड में डूबी हुई है उसको डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, और इसकी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन वैसी ही होती है जैसे आपके ब्लड की प्लाज्मा की होती है, लेकिन इसमें नहीं होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होती इसमें। सो भाई साहब, इसीलिए ब्लड में जो कि सेलोफेन ट्यूब में
मूव कर रहा है उसमें तो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, तो वो नाइट्रोजिनस वेस्ट सेलोफेन ट्यूब के थ्रू डायलाइजिंग फ्लूइड में आते जाते हैं और आपका जो ब्लड होगा या जो पेशेंट का ब्लड होगा वो साफ हो जाएगा, क्योंकि यूरिया जो है उसमें से निकल गया। और प्यूरिफाइड ब्लड जो है अब एंटी हेपरिन ऐड करके और उसमें उसको 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके दोबारा से पर्सन की वेन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। So it's a boon, it's a chamatkar for thousands of the uremic patient all over the world. But you must be knowing this is not the ultimate method to treat renal failure. Ultimate method to treat the renal failure is kidney or renal transplantation, in which we take the kidney from जनरली अ क्लोज रिलेटिव का सहारा लेते हैं, उसकी मदद ली जाती है ताकि चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट और द किडनी इन योर बॉडी और इन द पेशेंट बॉडी, नॉट इन योर बॉडी, इन द पेशेंट बॉडी शुड बी मिनिमाइज्ड। क्योंकि अपनों का साथ अपनों का हाथ तभी बंदा जो है वो काम करेगा, मतलब जो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इम्यूनिटी। रिमेंबर, जब भी ग्राफ्ट जो है वो डाला जाता है किसी इंसान में, तो डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप और टिश्यू ग्रुप मैचिंग जरूर की जाती है ताकि कम से कम चांसेस हो उस ग्राफ्ट के रिजेक्ट होने के बाय आर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, वैसे तो आइडेंटिकल ट्विन के केस में ही मिनिमम चांसेस हैं रिजेक्शन के, लेकिन रिमेंबर अगर किसी और पता है आपको आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट वेरी कॉमन, तो आपको किसी और से, सिबलिंग से, पेरेंट से या क्लोज रिलेटिव से ही ऑर्गन जो है वो लेना पड़ेगा या किडनी लेनी पड़ेगी। सो रिमेंबर उस केस में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो है वो पेशेंट को दी जाती है ताकि उसका इम्यून सिस्टम ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना कर सके। Alright, so this was about the kidney transplantation, which is the ultimate method for the acute renal failure. So with this, I have completed the quick revision of the chapter excretory products and their elimination. I hope you liked it, and even if you don't like it, I to like it very much. So बेटा कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। भगवान आपको खुश रखे, आबाद रखे, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। जय माता की, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अगले वाले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड चक द इंडिया।